राधे राधे। हेलो एवरीवन। अरुणी देवी अपने कमरे में बैठी हुई फाइल्स को देखने में बिजी थी और बाला उनके सामने खड़ा था। अरुणी देवी बाला को कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपनी नज़र ऊपर करती हैं, वो उन्हें काव्या दरवाजे पर खड़ी दिखती है। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए अपने चेयर से खड़ी हो जाती हैं और दरवाजे के पास जाकर काव्या का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आती हैं। एक नज़र वह बाला को देखती हैं तो बाला कमरे से बाहर चला जाता है। आप इस तरह दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? आप ऐसे ही हमारे कमरे में आ सकती हैं। अरुणी देवी काफ़ी नरमी और प्यार से बोली। काव्या उन्हें देखकर कहती है, दादी हमें आपसे आज्ञा चाहिए थी। अरुणी देवी थोड़ा असमंजस में बोली, कैसी आज्ञा? काव्या तुरंत बोली, दादी हमें इस विला से कुछ वक्त के लिए आज़ादी चाहिए। अरुणी देवी काव्या के गालों को छूते हुए कहती हैं, ये कोई कैद नहीं जो आपको यहाँ से आज़ादी चाहिए। अरुणी देवी के ऐसे बोलने से काव्या चुप हो जाती है। अरुणी देवी उसे समझाते हुए कहती हैं, ठीक है, मैं कुछ बॉडीगार्ड्स को आपके साथ भेज देती हूँ, आपको जहाँ जाना वहाँ जा सकती हैं। काव्या झट से नकारते हुए कहती है, हमें अकेले जाना है। काव्या के अकेले जाने की बात से अरुणी देवी कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं, फिर कुछ सोचते हुए कहती हैं, ठीक है आप जाइए। इतना सुनते ही काव्या पहले अरुणी देवी को देखती है और फिर अपनी जगह से उठकर बाहर चली जाती है। अरुणी देवी बाला को अंदर बुलाती हैं और उसे सख्त आदेश देती हैं कि काव्या के पीछे कोई बॉडीगार्ड्स लगा दो और ध्यान रहे कि वह सब काव्या को नज़र में नहीं आने चाहिए। बाला हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं काव्या विला से निकलकर पैदल बिना मंजिल के चलने लगती है। उसे आदित्य के गैर मौजूदगी में विला में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काव्या का दिल काफ़ी उदास और बेचैन हुए जा रहा था, इसलिए वह शहरों की भीड़ में खुद को उदासी और बेचैनी को दूर करने के मकसद से बाहर निकल आती है। काव्या के पैर चलते चलते एक पार्क में रुक जाते हैं। वहाँ कुछ बच्चे एक बच्चे को किसी बात पर चढ़ा रहे थे। काव्या उनको देखकर उनकी तरफ बढ़ जाती है। सामने जाकर देखती है तो एक गरीब सा बच्चा उन बच्चों के साथ खेलने की जिद कर रहा था, लेकिन वह सब बच्चे अमीर होने का घमंड से उन्हें खिलाना नहीं चाहते थे। काव्या के वहाँ पहुँचते ही वह सब बच्चे अपने खेल के लिए चले जाते हैं। वहीं वह गरीब सा बच्चा वहीं खड़ा होकर उन बच्चों को देखने लगता है और फिर अचानक उसके आंसू ज़मीन पर गिरने लगते हैं। काव्या उस बच्चों के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके आंसू को पोंछते हुए बहुत प्यार से कहती है, आप इस तरह से आंसू क्यों बहा रहे हैं? वह बच्चा सुबकते हुए कहता है, वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहते और मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहे हैं। काव्या पूछती है, क्यों? वो आपके साथ दोस्ती नहीं कर रहे? वह बच्चा दुखी होते हुए कहता है, वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ दोस्ती करने के काबिल नहीं हूँ। काव्या को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। काव्या अपना हाथ बढ़ाकर उस बच्चे से कहती है, अगर आपकी पसंद हो तो हम आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं। जैसे ही वह बच्चा यह सुनता है, उसके आंखों से आंसू गिरना बंद हो जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए काव्या के हाथ मिलाता है और बहुत उत्सुकता के साथ अपना सर हाँ में हिला देता है। काव्या मुस्कुराते हुए उसके साथ खड़ी हो जाती है और गार्डन में खेलने लगती है। पहले तो दोनों पकड़म पकड़ी खेलते हैं। कुछ वक्त बाद गार्डन के हर एक झूले को काव्या उस बच्चे को झुलाने लगती है। काव्या को किसी बच्चे की तरह उस बच्चे के साथ खेलता कोई था जो उसे कब से प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वहीं काव्या तो उस बच्चे में इतनी गुम हो गई थी कि उसे अपने सारे दर्द जैसे याद ही नहीं रहे। कुछ वक्त के बाद वह बच्चा बोलता है, बस अब और नहीं, हमें घर जाना होगा, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। काव्या उस बच्चे को झूले से उतारती है और कहती है, ठीक है आप जाइए। बच्चा वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक वापस आकर काव्या को देखते हुए कहता है, आप मुझे फिर मिलने आएंगी? काव्या थोड़ा झुकते हुए उस बच्चे के गाल पर हाथ रखते हुए कहती, हाँ हम आपसे रोज़ मिलने आएंगे, अब तो हम आपके दोस्त बन चुके। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे हमारे दोस्त का नाम क्या है? वह लड़का झट से जवाब देता है, शिवा। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत प्यारा नाम है आपका, शिवा। काव्या को बाय
बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सर झुकाते एक बेंच की तरफ जाकर बैठ जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके साइड की आवाज़ आती है, लगता है किस्मत ने आज आपको 2 दोस्त बनाने का मौका दिया है। आवाज़ सुनते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और साइड में देखती है तो प्रिंस मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे हैं। काव्या हैरानी से कहती है, आप? प्रिंस मुस्कुराते हुए ही कहता है, किस्मत भी चाहती है कि आपको मेरे दोस्त होने की पहचान मिल जाए। काव्या पहले प्रिंस को देखती है और फिर उसे नज़र हटा लेती है। प्रिंस काव्या की नज़र हटाने से उदास सा हो जाता है। दोनों के बीच बहुत देर तक शांति रहती है। फिर अचानक काव्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले जाने लगती है। प्रिंस भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, हम खामोशी का जवाब मैं हाँ समझूं या फिर। इतना बोलते ही प्रिंस उदास सा चेहरा बनाकर काव्या को देखने लगता है। काव्या पीछे मुड़कर प्रिंस को देखती है, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। काव्या प्रिंस से थोड़ा पास जाती है और उसे देखते हुए कहती है, काव्या अपनी बातों से कभी नहीं पलटती। जैसे ही प्रिंस यह सुनता है उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह उसकी मुस्कान देखकर ही थोड़ा मुस्कुरा देती है, वापस पलटकर जाने लगती है। प्रिंस टोकते हुए कहता है, तो मैं कल आपके आने की गुंजाइश लिए इंतज़ार करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? काव्या जाते हुए ही रुक जाती है और बिना पीछे मुड़े कहती है, अगर आपको लगे कि आपको यह गुस्ताखी करनी चाहिए तो आप बेशक कीजिए। प्रिंस फिर कहता है, ठीक है, मैं सूरज की किरण ना देखने के पहले ही यहाँ इसी जगह रहूँगा। मैं सूरज की किरणें ना दिखने के पहले ही यहाँ इसी जगह रहूँगा। उसकी बातों को सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए जाने लगती है। प्रिंस बस काव्या को जाते हुए देखने लगता है। विला में किसी को पता नहीं था कि काव्या कहाँ गई है। अरुण देवी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अनुराग तो बहुत ज़्यादा परेशान था। वह यही सोचने लगा था कि कहीं काव्या फिर से तो भाग नहीं गई। सब हॉल में परेशान बैठे थे कि छन छन करती काव्या के पायल की आवाज़ से सबको राहत सी मिलती है। अनुराग अपनी जगह से उठकर जल्दी से काव्या के पास जाता है और परेशानी से कहता है, भाभी आप ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? काव्या सबको देखकर कहती है, मैं दादी को बताकर बाहर गई थी। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेकर जाते हुए कहता है, ठीक है चलिए, हमें आपसे कुछ काम है। काव्या भी उसके पीछे पीछे चल दी जाती है। वहीं विशाखा जी मुस्कुराते हुए मायावती से कहती हैं, ये अनुराग कितनी जल्दी काव्या से मिलजुल गया है ना। मायावती जी भी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, सच कहा भाभी आपने। वहीं अनुराग काव्या को आदित्य के रूम में कमरे में लेकर जाकर बेड पर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। अनुराग अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, अपना फ़ोन दीजिए। काव्या बिना कोई सवाल किए अपना फ़ोन अनुराग को दे देती है। अनुराग अपने फ़ोन को निकालकर काव्या के फ़ोन पर बहुत सारे नंबर टाइप करके सेव करता है। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अनुराग अपने फ़ोन पर उसके फ़ोन पर कर क्या रहा है, इसलिए वह पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? अनुराग अपने काम को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं आपके फ़ोन पर सभी के फ़ोन नंबर सेव कर रहा हूँ। कुछ देर तक वह ऐसे ही सेव करते रहता है। फिर आखिर में वह एक फ़ोन नंबर टाइप करता है और सेव करने की जब बारी आती है तब वह भी काव्या को देखता तो कभी फ़ोन को। अनुराग की ऐसी हालत को काव्या पूछती है, क्या हुआ? अनुराग अपना सिर खुजलाते हुए बोला, कहता है, भाभी मैंने आदि भाई का नंबर टाइप तो कर लिया, लेकिन किस नाम से सेव करूं, समझ नहीं आ रहा। अनुराग के सवाल पर काव्या भी सोच में पड़ जाती है। अनुराग जो जैसे कुछ याद आता है और चहकते हुए कहता है, भाभी मुझे समझ आ गया। फिर थोड़ा सोचते हुए कहता है, लेकिन इनका सारा नाम लेकिन इतना सारा नाम मैं सेव कौन सा करूं? काव्या थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, क्या सोचा आपने? अनुराग चेखते हुए कहता है, जानू जान हब्बी या। इतना बोलते ही वह रुक जाता है, क्योंकि इस वक्त काव्या उसे पूरी तरह से घूर रही थी। अनुराग को जब एहसास होता है कि उसे वह क्या बोल दिया तो वह अपने दांत दिखा देता है और फिर कहता है, भाभी आप एक काम कीजिए, आप ही सेव कर लीजिए।
इतना बोलते ही अनुराग अपना फ़ोन लेकर दुम दबाकर भाग जाता है। अनुराग की ऐसी हरकतों से ना चाहते हुए भी काव्या के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अनुराग के जाते ही काव्या अपना फ़ोन लेती है और फिर कुछ देर सोचते हुए एक नाम टाइप करती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद वापस कमरे में आती है। आज भी काव्या को एक ही चीज़ बेचैन कर रही थी और वह थी आदित्य जब भी 5 दिनों के बाद आएगा। काव्या अपने हाथों में फ़ोटो लिए बहुत गौर से आदित्य के चेहरे को देखने लगती है। कुछ देर देखने के बाद वह अपने हाथों से फ़ोटो को छूती है। फ़ोटो छूते ही उसे ऐसा है महसूस होता है जैसे वह आदित्य को ही छू रही हो। बिना आदित्य के भी वह अब उसके एहसास में बिल्कुल खो सी जाती है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्या के बहते आंसुओं को आदित्य भी अपने लैपटॉप पर देख रहा था, लेकिन वह अपने ही हाथों से मजबूर है, वह कुछ कर भी नहीं सकता था। आदित्य काव्या के पास तो है नहीं जो उसके आंसू पोंछ सके और हिम्मत है नहीं कि वह काव्या पर हक जताकर कॉल करके उसके आंसू बहाने से मना कर सके। कुछ कर सकता था तो लैपटॉप पर काव्या के आंसू को ना देखने की कोशिश, और आदित्य ने ऐसा ही किया। उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और बालकनी की रेलिंग को पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर तक वह अपनी बेचैन मन को शांत करने लगा। एक बहुत ही खालीपन सा एहसास जो उसे काव्या को छोड़ते समय ही होने लगा था। आदित्य आते समय एक बार काव्या को देखना चाहता था, लेकिन उसके एहसासों के उसने दबा लिया था और बिना कुछ पल बिताए, बिना काव्या को आखिरी बार देखे वह उससे दूर चला गया। आखिर उसने ऐसा किया भी तो क्यों? क्योंकि वह हमेशा बस काव्या से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब भी ये समझ नहीं पाना मुश्किल हो रहा था कि आदित्य जो ये कर रहा था काव्या से दूर रहते हुए उसे देखना, यह भी एक जिम्मेदारी या मजबूरी का हिस्सा है या फिर कुछ और। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। काव्या का हमेशा एक ही काम होता, वह गार्डन में जाकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करती, खुशी से प्रिंस और शिवा के साथ वक्त बिताती। तीनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और रात को आदित्य की यादें करते हुए अपने दर्द को बाहर निकालती। आज जब काव्या गार्डन में पहुंची तो देखती है कि शिवा प्रिंस के साथ एक बेंच पर बैठा हुआ था। काव्या दोनों के पास जाती और मुस्कुराते हुए कहती है, कहीं हमें आने में ज़्यादा लेट तो नहीं हो गई? जहाँ प्रिंस काव्या को देखते ही खुश हो जाता है, वहीं शिवा का मुंह तो छोटा सा बना हुआ था, जैसे वो किसी बात पर परेशान हो। काव्या शिवा के परेशान को समझते हुए प्रिंस को शिवा के बीच बैठा जाती है और प्रिंस को आंखों के इशारे से पूछने की कोशिश करती है कि शिवा इतना दुखी क्यों है। तो प्रिंस भी थोड़ा परेशान होकर कहता है, मैं तो इन्हें कब से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है। इसका कहना है कि जब तक मेरी दोस्त नहीं आएगी हम कुछ नहीं बताएंगे, अब आप ही पूछिए। काव्या शिवा की तरफ देखकर प्यार से पूछती है, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, इतने उदास क्यों हो? शिवा काव्या को देखकर बहुत उदासी से कहता है, कल हम वापस हॉस्टल जा रहे हैं। यह सुनते ही काव्या और प्रिंस दोनों उदास हो जाते हैं। फिर भी काव्या थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जब आप वापस आएंगे तो हम बहुत सारी बातें मस्ती करेंगे। हाँ, और हम बहुत सारी आइसक्रीम, गोलगप्पे और आपकी फेवरेट चाट भी खाएंगे, प्रिंस काव्या के साथ देते हुए कहता है। दोनों की बातें सुनकर शिवा की आंखों में चमक आ जाती है। यह देखकर काव्या और प्रिंस दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ देर तक प्रिंस और शिवा के साथ वक्त बिताने के बाद काव्या विला चली जाती है। आज काव्या का मन थोड़ा बेचैन सा हो जाता है। उसे भले ही कह दिया था कि वह शिवा के हॉस्टल जाने से खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह शिवा से कुछ दिन में ही बहुत करीब आ गई थी। आज काव्या आदित्य को बिल्कुल भी याद नहीं कर रही थी। वह तो शिवा से दूर जाने की बातों को लेकर उदास हो रही थी। अगले दिन काव्या की आंखें खुलती हैं। काव्या उदास सा मन लेकर उठकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे चली जाती है। आज काव्या को नीचे जाकर थोड़ा खालीपन सा लगता है, क्योंकि आज हॉल पर अनुराग, रूहानी और रूहान के सिवाय कोई नहीं था। जैसे कि चारों की नज़र काव्या पर पड़ती है
सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर नाश्ते पर बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद सब सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी काव्या पूछती है, और सब कहाँ गए हैं? रूहानी तुरंत जवाब देती है, बड़े पापा ऑफिस, बड़ी माँ और माँ मॉल और दादी मीटिंग में गई हैं। इतना बोलते ही सबके बीच शांति छा जाती है। कुछ देर बाद रूहानी चहकते हुए कहती है, क्यों ना हम कोई गेम खेलें? वैसे भी बैठे बैठे बस बोर ही हो रहे हैं। काव्या भी तुरंत सहमति देती है और कहती है, आइडिया अच्छा है, लेकिन खेलेंगे क्या? कुछ देर तक वो सब सोच में पड़ जाते हैं। फिर रूमानी अचानक से उठकर अपने कमरे में जाती है और एक पट्टी लेकर आती है। अनुराग पट्टी देखते ही समझ जाता है कि रूमानी कौन सा गेम के बारे में सोच रही है। रूमानी सबसे पहले रूहान की आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर सबको ढूंढने के लिए कहती है। रूमानी पहले रूहान को पकड़ लेती है। फिर क्या था, एक एक करके सबकी बारी आती है। आखिर में काव्या को पट्टी से आंखों पर बांधा जाता है। काव्या हर तरफ सभी को ढूंढने की कोशिश करती है। अचानक ही वह किसी को पकड़ लेती है। काव्या उसके हाथों को छूते हुए पता करने की कोशिश करती है कि उसने किसको पकड़ा है। अचानक से ही काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जैसे ही वह किसी के होने का एहसास दे रही हो। काव्या के हाथ अब अपनी पट्टी की तरफ चली जाती हैं। वह जैसे ही पट्टी खोलकर सामने वाले को देखती है तो कुछ हैरान और कुछ खुशी के भाव दिखने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर जाहिर नहीं करती। सामने और कोई नहीं, आदित्य खड़ा था, जो काव्या को कब से देख रहा था। नजरें ऐसे मिली दोनों की जैसे कितने पलों से दोनों इसी का इंतजार कर रहे थे। काव्या का आदित्य को इतने करीब महसूस करना एक हलचल सी पैदा कर गया। जब नज़रों से मन नहीं भरता तो हम एकदम से आदित्य के गले लग जाती हैं, जैसे उसे कब से इसी पल का इंतज़ार हो। आदित्य भी कुछ देर में अपने हाथों को बढ़ाकर काव्या के पीठ पर कस लेता है और खुद के बहुत करीब कर लेता है। काव्या आदित्य के करीब महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वे अपनी आंखें खोलती है तो उसका सपना टूट सा जाता है। काव्या के सामने आदित्य था, लेकिन ना ही काव्या ने उसे गले लगाया था और ना ही आदित्य ने। दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन इतने भी नहीं। वहीं अनुराग, रूहानी और रूहान तो आदित्य को देखते ही हॉल से अपने अपने कमरे में चले गए थे। आदित्य काव्या को एक नज़र देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और काव्या बस उसे देखने लगती है। काव्या से यूं मुंह मोड़कर जाना आदित्य काव्या को अपने कमरे में चली जाती है। मुंह मोड़कर जाना काव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह खुद को तसल्ली देते हुए सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर तक बैठने के बाद काव्या भी सीढ़ियों से होकर कमरे में चली जाती है। काव्या कमरे में जाकर देखती है तो आदित्य कुछ फाइल्स लेकर बाहर ही जा रहा था। यह देखकर तो काव्या का मन पूरा उदास सा हो जाता है। आदित्य अपनी फाइल्स को लेकर काव्या को बिना देखे वहाँ से चला जाता है। काव्या भी बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य कार के सामने पहुंचता है तो रॉकी उसके लिए गेट ओपन करता है। आदित्य कार में बैठ जाता है। रॉकी भी कार में बैठता है और चंद पलों में आदित्य की कार वहां से चली जाती है। काव्या बस उसे जाते हुए बालकनी से देख रही थी। आदित्य की मौजूदगी से जितनी काव्या खुश थी, उससे ज़्यादा बुरा उसे आदित्य के बिहेवियर के से लगता था। फिर वह कुछ सोचते हुए कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है। आदित्य ऑफिस में बैठा पेंडिंग पड़ा काम करने लगता है कि तभी रॉकी आता है। रॉकी आते साथ बोलता है, बॉस, आपका इंफॉर्मेशन निकालने की और शादी वाले दिन हमला करने वाले का पता चल गया है। आदित्य काम करते हुए ही कहता है, कौन है वो? रॉकी जल्दी से जवाब देता है, बस सर, बॉस दोनों एक ही हैं, ध्रुव सूर्यवंशी। आदित्य लैपटॉप से अपनी नज़र हटाकर रॉकी को देखता है और इशारे से जाने के लिए कहता है। इशारा मिलते ही रॉकी वहाँ से चला जाता है और आदित्य अपनी चेयर से उठकर कांच से बनी दीवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसी के सामने बीते लम्हे वापस आ जाते हैं। प्रीत को अर्जुन की शादी के बारे में जानकारी मिल चुकी है और वह इसे रोकने की कोशिश जरूर करेगी। मैं आपको यह जिम्मेदारी देती हूँ कि प्रीत के कदम इस शादी में नहीं पड़ने चाहिए।
अरुणी देवी आदित्य से कहती हैं। आदित्य अपनी दादी के कहे मुताबिक प्रीत की चाल को पलटने की तैयारी में लग जाता है। कुछ देर बाद रॉकी आकर बोलता है, बॉस वो लोग पीछे से हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर देता और पीछे के रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ ही दूरी पर प्रीत के साथ उसके बॉडीगार्ड्स हमले पर उतर जाते हैं। दोनों के बीच एक जंग सी छिड़ जाती है। बहुत देर की लड़ाई के बाद सब रुक जाते हैं। आदित्य के बॉडीगार्ड्स प्रीत की बॉडीगार्ड्स पर भारी पड़ जाते हैं। सब घायल हुए जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन प्रीत भी हार नहीं मानती और वह अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। यह देखकर आदित्य के बॉडीगार्ड प्रीत पर बंदूक तान लेते हैं, लेकिन प्रीत नहीं रुकती। उनमें से एक बॉडीगार्ड प्रीत पर शूट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई कुछ हो आदित्य उसे पकड़कर ज़मीन पर गिरा जाता है। आदित्य के बॉडीगार्ड एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। प्रीत को बचाकर आदित्य ने सबको बहुत बड़ा झटका दिया था। यहाँ तक प्रीत को भी कुछ ऐसा ही झटका मिली थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसके दुश्मन होने के बावजूद उसे बचाया था। जिस बॉडीगार्ड ने चलाई थी उसके हाथ डर से कांपने लगे, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती तो वह गोली आदित्य को भी लग सकती थी। आदित्य प्रीत के गर्दन के एक नस को दबाकर वहीं जमीन पर बेहोश कर देता है। तभी एक अर्जुन का बॉडीगार्ड आकर आदित्य से चिल्लाते हुए कहता है, मंडप पर हमला हो गया है और बॉस को गोली भी लगी है। ये सुनते ही आदित्य हड़बड़ाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मंडप साइड को आता है। फिर क्या हुआ ये तो आप सभी को पता होगा। एक हमले को रोकने की वजह से आदित्य ने दूसरे हमले पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस हमले के बारे में जानकारी नहीं थी। आदित्य के सारे गार्ड्स पिछले हिस्से पर आदित्य के साथ थे और शादी पर सारे बॉडीगार्ड्स अर्जुन के थे। अगर उस वक्त आदित्य को इस हमले के बारे में पता होता तो कुछ नहीं होता, सिचुएशन कुछ और ही होती। अब हमला करने वाला का तो पता चल चुका है, लेकिन मकसद तो अब भी पता नहीं चला, क्योंकि आदित्य के हिसाब से तो वह लोग काव्या को लेने आए थे, लेकिन क्यों इस बात की जानकारी उन्हें नहीं पता था। आखिर ध्रुव सूर्यवंशी काव्या को क्यों लेकर जाना चाहता था, ये बात आदित्य को अब तक पता नहीं चल पाई। ध्रुव सूर्यवंशी के बारे में कोई बता सकता था तो वह थी काव्या, लेकिन आदित्य काव्या को इस बारे में पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि अरुणी देवी ने यह सब पूछने से आदित्य को सख्त मना किया था, ताकि काव्या इस बात से ज़्यादा परेशान हो ना जाए। आदित्य काफ़ी देर तक यह सोचते हुए घड़ी देखता और रात के 7 बज चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एक बेड से होटल की पार्टी की तैयारी जोरों शोरों से हो रही थी। एक बड़े से होटल में, होटल के बाहर बहुत सारी कार एक साथ रुकती हैं। कार के रुकते ही एक बॉडीगार्ड बाहर आकर कार का दरवाज़ा खोलता है। उस कार से ब्लैक सूट पहना ध्रुव अपनी पर्सनैलिटी को दिखाते हुए बाहर आता है। ध्रुव के उतरते ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसे प्रोटेक्ट के लिए आते हैं। ध्रुव अपने लंबे लंबे कदमों से होटल के अंदर चला जाता है और उसके साथ काली और कुछ बॉडीगार्ड्स भी होटल के अंदर एंटर होते हैं। ध्रुव कुछ बिजनेसमैन से बातें करने लगता है। ऐसे पार्टी के सभी हाई क्लास बिजनेसमैन को बुलाया जाता है। ध्रुव बात करने में बिजी ही था कि तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक स्पॉटलाइट एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और भारी शरीर से दिखने में बहुत हॉट लग रही थी। उसे देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उसे ललचाई नज़रों से देखने लगते हैं। उसके साथ ही और 4 लड़कियाँ डांस के लिए स्टेज पर उतरती हैं। डांस परफॉर्म शुरू हो जाती है। वहाँ सभी लोग शराब में थोड़े नशे में थे। इन डांस गर्ल्स के साथ वे लोग भी डांस करने लगे। पहली लड़की ध्रुव के पास आती है और अपने साथ डांस के लिए लेकर स्टेज पर चली जाती है। कुछ देर के बाद डांस खत्म हो जाती है। फिर वह लड़की ध्रुव को लेकर एक होटल रूम में चली जाती है। ध्रुव दरवाज़ा बंद करके जैसे ही लड़की की तरफ झुकता है, वह लड़की उस पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले ही ध्रुव उसके हाथ को पकड़ लेता है और खींचकर पीछे से उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ में पकड़े चाकू को ध्रुव पकड़कर फेंक देता है। उसके गले में किस करते हुए कहता है, कोशिश अच्छी थी बेबी। इतना बोलते ही ध्रुव उस लड़की को अपने आगे करके
उसका मास्क हटा देता है। ये लड़की और कोई नहीं, श्रेष्ठा थी। श्रेष्ठा नफरत से भरी नज़रों से ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसके होठों को उंगलियों से सहलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था मेरी बेबी को मुझसे मिलने की इतनी जल्दी होगी। श्रेष्ठा गुस्से में कहती है, आज तो तुम बच गए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझसे बच नहीं पाएगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। इतना बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा के होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। श्रेष्ठा वैसे की वैसे ही खड़ी रहती है। वही ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।